बिहार की हार का असली विलेन कौन है? क्या सिर्फ और सिर्फ ज्ञानेश कुमार? क्या सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी? या फिर कि तेजस्वी यादव का घमंड भी कहीं ना कहीं लालू यादव की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस, महागठबंधन के तमाम दलों को निपटाने में एक तरीके के हथियार के तौर पर काम आई? तेजस्वी का बार बार मैं का राग अलापना, तेजस्वी का बार बार अड़ जाना, कभी राहुल गांधी से भिड़ जाना, कभी अपने सहयोगी दलों को सम्मान ना देना, और फिर आज की तारीख में अपने परिवार में अपनी बहन को जिस तरीके से बेइज्जत किया गया, इन तमाम चीजों ने क्या हार की स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी? आज विश्लेषण इसी बात का करेंगे कि क्या होता यदि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया गया होता। क्या तब महागठबंधन की स्थिति थोड़ी ज्यादा बेहतर, थोड़ी ज्यादा अच्छी हो सकती थी? नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें, यदि आप सक्षम हो, तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले मैं चाहता हूं आप जरा इस बात को समझिए कि आज की तारीख में तेजस्वी यादव के ऊपर हम हार का ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं। सबसे पहली गलती कहां पर हुई आखिरकार तेजस्वी यादव से? मैंने आपको एक इनसाइड स्टोरी बताई थी, वोट अधिकार यात्रा के दौरान की इनसाइड स्टोरी। राहुल गांधी आमतौर पर अपनी टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, वो अपनी पंक्चुअलिटी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी को कई बार एक अजीब सी स्थिति का सामना करना पड़ा वोट अधिकार यात्रा के दौरान। राहुल गांधी अपने जूतों की लेस बांध कर तैयार रहते वोट अधिकार यात्रा पर निकलने के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव कभी उन्हें 45 मिनट, कभी उन्हें आधे घंटे, तो कभी उन्हें 1 घंटे का हर बार इंतजार कराते। राहुल गांधी को लोग युवराज कहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव पूरी तरीके से युवराज हैं, ये एक सच्चाई है। उसके बाद महागठबंधन में सीट शेयरिंग की जब बात आई, तो फिर तेजस्वी यादव अपनी तरफ से टिकटों का बंटवारा करने लगे। निश्चित तौर पर उनके अपने 2 खास सहयोगी, जिन पर आज की तारीख में इल्जाम लग रहे हैं, खुद तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने इल्जाम लगाए। यहां तक कहा कि जब जिम्मेदार लोगों पे जवाबदेही की बात आई तो मेरे ऊपर चप्पल चला दी गई। मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरी कोई पार्टी नहीं है। उनके इस कथन में एक दुख, एक दर्द, एक पीड़ा हम सब ने महसूस करी। निश्चित तौर पर कांग्रेस के भीतर स्लीपर सेल्स हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने भी टिकट बंटवारे में काफी गलतियां करी, लेकिन उसके बावजूद मैं डे 1 से एक बात कह रहा था कि इस चुनाव से कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस चुनाव से असर तेजस्वी यादव पर पड़ेगा, आरजेडी पर पड़ेगा, उनकी राजनीति पर पड़ेगा। तेजस्वी यादव को कहने को आज की तारीख में मैं बधाई इस बात की दे सकता हूं कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं। कम से कम उतनी सीटें तो उनको मिल गई हैं। लेकिन तेजस्वी क्या अपने घमंड के शिकार नहीं हुए? तेजस्वी यादव की वो इनसाइड स्टोरी वोट अधिकार यात्रा वाली जब मैंने बहुत पहले बताई थी, तब भी बहुत सारे उनके समर्थकों ने कमेंट बॉक्स में बहुत अभद्र टिप्पणियां करी थी। लेकिन आज जरा इस बात को समझने की जरूरत है, और आज उन्हें आत्ममंथन करने की जरूरत है। यह बिहार है। एक वेब सीरीज आई थी, देखी है आपने, खाकी। बिहार की पृष्ठभूमि पर बनी इस वेब सीरीज में मुख्य किरदार था अमित लोढ़ा नाम के एक आईपीएस अफसर का। सच्ची घटना पर आधारित है ये वेब सीरीज। इसमें अमित लोढ़ा के किरदार से उनका एक सहयोगी, जिसका नाम अजीत है, वो एक बड़ी सलाह देता है अमित लोढ़ा को।
अगर आपको ठीक से वो दृश्य याद आ रहा हो तो अमित लोधा का किरदार दरअसल एक सवाल अपने सहयोगी से करता है कि इस बिहार को कैसे समझा जाए, और उसके तुरंत बाद वो कहता है बड़ा सिंपल है सर, मैं नहीं हम। ये बिहार की यात्रा मैं से हम की यात्रा है। बिहार में हम कहा जाता है। अमित लोधा हम कहना शुरू करते हैं और बिहार की पृष्ठभूमि में रंगते हुए नजर आते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस पूरे चुनाव में राग अलापना शुरू किया था मैं का। तेजस्वी की सरकार आएगी, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तेजस्वी ये दे देगा, तेजस्वी वो दे देगा। लिहाजा लोगों ने तेजस्वी को वोट ही नहीं दिया। निश्चित तौर पर धांधली हुई है। निश्चित तौर पर वो 10,000 की रकम जो बांटी गई उस पर भी हमने सवाल उठाया था। निश्चित तौर पर एसआईआर के दौरान काटे गए नाम और फिर जोड़े गए नाम और उसके बाद भी फाइनल लिस्ट के बाद भी वोट्स का बढ़ जाना, मतदाताओं का बढ़ जाना, यह सब संदेह के घेरे में है। लेकिन क्या यही सब मिलकर के हार की पृष्ठभूमि बना बिहार में? जवाब है बिल्कुल नहीं। निश्चित तौर पर वो धांधली ने एक असर तो डाला, लेकिन इससे भी आगे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का ये घमंड जो उनके सर पर चढ़कर बोल रहा था, उनके तमाम सहयोगियों का जिस तरीके का आचरण था, उन सब ने बिहार की जनता को इस बात के लिए आशंकित किया था कि यदि तेजस्वी की सरकार आ गई तो क्या होगा। तेजस्वी यादव आज की तारीख में जब मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतर चुके थे तो उसके बाद से ही लगातार उनका घमंड और ज्यादा तेज होता जा रहा था। कहीं राहुल गांधी की तस्वीर को छोटा कर दिया जाता, कहीं फ्रेंडली फाइट के नाम पर कांग्रेस के सामने ही अपने कैंडिडेट उतार दिए जाते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, हालांकि वो भी चुनाव हार गए, राजेश राम, उनके खिलाफ भी कैंडिडेट उतारने का ऐलान आरजेडी ने कर दिया था। आरजेडी लगातार राहुल की हर कोशिश को डिरेल करती हुई नजर आ रही थी। याद कीजिए, अगर लोग कहते हैं कि भाई आरजेडी का यह हस्र राहुल की वजह से हुआ, तो मैं कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसने 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, लेकिन राहुल गांधी ने हस्तक्षेप किया, अपने दोस्त हेमंत सोरेन से बात करी और उसके बाद जाकर के हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना फैसला वापस लिया। राहुल ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। याद कीजिए, मुकेश सहनी सम्मानजनक सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी इस आशंका में जी रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस तय हो गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार स्थगित होने लगी। कभी 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, फिर 4 बजे का समय हुआ, फिर 6 बजे का समय हुआ, और इन सब के बीच दीपांकर भट्टाचार्य एक मीडिएटर बनते हैं, राहुल गांधी से मुकेश सहनी की बात करवाते हैं, और उसके बाद देखते ही देखते मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का ऑफर दिया जाता है, और इसके साथ ही साथ मुकेश सहनी गठबंधन में बने रहते हैं। राहुल वहां पर भी गठबंधन को पटरी से उतरने से बचाते नजर आते हैं। जिम्मेदारी किसकी थी? जाहिर सी बात है, बिहार की बात थी, आरजेडी की बात थी, जिम्मेदारी तेजस्वी की थी। लेकिन तेजस्वी उस वक्त भी अपने घमंड में इस हद तक चूर थे कि उन्हें लग रहा था कि बस इस बार तो मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे, बाकी कोई साथ हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तेजस्वी का यह घमंड हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। आज की तारीख में क्या यह घमंड खत्म हो चुका है इतनी बुरी तरीके से हार जाने के बाद? जवाब है नहीं। आज की तारीख में भी तेजस्वी यादव का घमंड टूटा नहीं है। अगर टूट चुका होता, अगर अपने उन सहयोगियों से जिन्होंने आज की तारीख में महागठबंधन का बेड़ा गर्क कराया है, उनसे उनका मोहभंग हो चुका होता, तो इन सब के दरमियान तेजस्वी यादव के परिवार में कल वो नहीं होता जो कल देर रात हुआ। रोहिणी आचार्य, उनकी बहन, जिसने अपने पिता को अपनी किडनी दी अपने ससुराल की मर्जी के बिना, वो बेटी कल घर के भीतर बेइज्जत होती है, उसका दिल टूटता है और वो
मीडिया के सामने आकर ये कहने पर मजबूर हो जाती है कि मेरा कोई परिवार नहीं, मेरी कोई पार्टी नहीं। रमेश से पूछिए, संजय यादव से पूछिए। संजय यादव, रमेश, कौन हैं ये लोग? एक हरियाणा की पृष्ठभूमि से आते हैं तो दूसरे उत्तर प्रदेश की, और दोनों ही आज की तारीख में तेजस्वी को कैप्चर किए हुए नजर भी आते हैं। ये संजय यादव ही तो थे जो एक कॉन्क्लेव में बैठकर यह सवाल कर रहे थे तेजस्वी यादव से कि आप मुख्यमंत्री तो बनने जा रहे हैं, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री बनिएगा तो अपने शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाइएगा कि नहीं बुलाइएगा। आप कैसे ये बात तय करके बैठे थे भाई? उस समय तक तो महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तक घोषित नहीं किया था। उसके बावजूद मैं का राग अलाप रहे थे तेजस्वी यादव, और इस मैं के राग अलापने में सबसे बड़ा अगर कोई किरदार था जो तेजस्वी को प्रेरित कर रहा था तो उसका नाम है संजय यादव। निश्चित तौर पर यह तमाम स्थितियां महागठबंधन को उस हार की तरफ लेकर गई जिसमें आज की तारीख में चाहे जितनी भी बातें की जाएं, चाहे जितने भी वोट धांधली के सबूत आ जाएं, वोट चोरी के सबूत आ जाएं, फिर भी इन बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वोट चोरी, वोट धांधली से 15% नतीजे इधर उधर हो सकते हैं, हुए भी होंगे, लेकिन 100% वोट चोरी की वजह से यह हुआ, यह कहना समझदारी नहीं है। जरूरत आत्ममंथन की है। यह आत्ममंथन तेजस्वी तो नहीं करेंगे। मैं ये बात सरतिया तौर पर इसलिए भी कह सकता हूं कि इतनी शर्मनाक हार के बाद भी जब उस परिवार में एक महिला पर चप्पल चलाए जा रहे हों तो उस परिवार से आत्ममंथन की, आत्मावलोकन की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन निश्चित तौर पर यह आत्ममंथन अब कांग्रेस को करना होगा। कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हारती जा रही है और हर हार के बाद सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस, इससे काम नहीं चलेगा। आपको अपने संगठन को मजबूत बनाना होगा। आपको अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को फिर से अपने साथ जोड़ना होगा और आपको कुल मिलाकर आज की तारीख में कुछ ऐसी कहानी गढ़नी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, जिससे कम से कम आप भारतीय जनता पार्टी के शक्तिशाली तंत्र, चुनाव आयोग की तमाम धांधलियों, इन सब को निराधार कर पाए। इसके लिए आपको जूझना पड़ेगा, इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। इसके अलावा कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। और हां, कांग्रेस को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके सहयोगियों का अहंकार कहीं उसे ना ले डूबे। बिहार में कांग्रेस 19 से 6 सीटों पर जरूर सिमट गई, लेकिन कांग्रेस का कोई खास नुकसान नहीं हुआ। मैं फिर यह बात दोहरा रहा हूं, और इसलिए क्योंकि सब कुछ दांव पर आरजेडी का लगा था, तेजस्वी का लगा था। नुकसान सबसे बड़ा अगर किसी का हुआ है, तेजस्वी का हुआ है, और तेजस्वी इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। उनका अहंकार, उनका घमंड इसके लिए खुद जिम्मेदार है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए मुद्दा के साथ। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।